हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी जो यूनिट रहेगी वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रो मींस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मीनिंग समझते हो। ठीक है ना, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या करते हैं, या तो कोई मोटर चलाते हैं, है ना, या कोई ट्रेन चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। तो स्पीड आने से कौन सी एनर्जी आती है, उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। या फिर किसी चीज को उठाते हैं तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है और प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को अगर मिला दूं तो क्या बन जाती है तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार मैं तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करूंगा और एक बार तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बना के दिखाऊंगा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। तुमने प्लस वन क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें तुम बोलते थे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। एक एग्जांपल दे दूं, जब तुम कॉपर सल्फेट में CuSO4 में जिंक रोड डालते थे तो तुम क्या कहते थे कि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव तो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास ZnSO4 प्लस में Cu। अब तुम एक बात और भी बोलते थे कि मान लिए ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को हटा दिया, लेकिन कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल कौन है, जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो। तो यहां पर क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड डालते हैं तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। इसी हीट एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही है कि एनर्जी कहना है neither be created nor be destroyed but can be changed into one form to another। तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी होगी ना, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ समझ में आ गया ना कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे। तो रिएक्शंस के दौरान जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो इसमें एक तो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और दूसरा मेटल का साल्ट बनेंगे। तो अब स्टार्टिंग करवा दें, क्योंकि पहले तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल वर्क करवाते हैं, यहीं से यूनिट स्टार्ट होती है हमारी। तो देखो क्या होता है, मान लो हम एक कंटेनर लेते हैं, ले लिया, इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। एक इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एक इलेक्ट्रोड को हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और एक ले लेते हैं हम सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि अगर प्योर वाटर ले लिया तो सबको पता है कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों ना करता, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस नहीं बनते। ठीक है। तो जब हम कोई सॉल्यूशन लें और अगर वो सॉल्यूशन फ्री आयंस बनाए तभी वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे लिक्विड स्टेट में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। एक बात हो गई। दूसरी बात, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट किसमें टूट जाता है, कैटायन एंड एनायन में। इस प्रोसेस का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तुम्हारा। ठीक है। भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे देंगे तुम्हें, मोल्टन NaCl दे दिया या नमक को पानी में घोल के दे दिया, और कहेंगे कि भाई इसमें से करंट पास करवाते हैं ना, तो इसके अंदर होने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस बताओ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एक तो तुम्हें क्या बताना पड़ेगा कि वो किस किस आयन में डिसोसिएट होता है। ठीक है।
और फिर क्या करेंगे, ये जो कैटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बैटरी के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट चीजें हमेशा क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर कैटायन आते हैं ना उसको बोलते हैं कैथोड। समझ गया, कैटायन के ऊपर गए कैथोड। डेफिनेशन लिखी होती है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, हमें कैथोड। ऐसे याद रह जाएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं। अब जो एनायन है वो जिसके ऊपर जाएगा उसको क्या बोल देंगे हमें, एनोड। बुक में क्या लिखा होगा तुम्हारे पास है कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा वो तो कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा वो एनोड। फिर क्या होगा कि कैथोड के ऊपर एट कैथोड क्या होगा कि जो कैटायन है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। ये आयन मूव क्यों कर रहे थे, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। तो आयन का अपने से अपोजिट पोलैरिटी की तरफ मूव करना टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। इसका क्या नाम होता है भाई, प्राइमरी चेंज, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ ए आयंस टुवर्ड्स अपोजिट पोलैरिटी टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइमरी। अब ये जो कैटायन है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा, तो इसका मास इंक्रीज हो जाएगा ना, है ना। तो इस चेंज को हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, सेकेंडरी चेंज। कहने का मतलब है द इंक्रीजमेंट इन द मास ऑन द इलेक्ट्रोड ड्यू टू प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज के कारण जो इलेक्ट्रोड के ऊपर मास इंक्रीज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हमें, सेकेंडरी चेंज। यहां तक समझ आ गया। तो ये तुम्हारा जो समझा रहा हूं ना, इसका क्वेश्चन क्या बनता है कि हमने ये तो पता चल गया भाई इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। अगर पूछे कि इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन बताओ, तुम क्या बताओगे, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के इलेक्ट्रोलाइट को आयन में कन्वर्ट करवाना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे कैसे। तो तुम्हें इसमें टॉपिक में लिखना क्या पड़ेगा, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, देन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू कैटायन एंड एनायन। एक लाइन होगी। अगली वाली लाइन क्या लिखोगे कि आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स opposite polarity to neutralize itself, this is called primary change। दो लाइन हो गई। तीसरी लाइन, when ion deposit on the electrode then there is a changement in the mass of a electrode। तो जो इलेक्ट्रोड के ऊपर मास था वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हमें, सेकेंडरी चेंज। याद तक समझ गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है वो देखो कि जब NaCl लेते हो ना, एक क्वेश्चन करवा ही देता हूं जो हरियाणा बोर्ड में काफी बार आ गया, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था कि मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस समझाओ, तब हम तो वहीं से आंसर से स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला क्या था कि when we pass electricity through molten NaCl then it decompose into Na positive and Cl। जो लाइन मैंने बोली थी वो राइट डाउन करनी पड़ेगी आपको, मैं यहाँ से सीधा दिखती है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। ये जो Na पॉजिटिव है कैथोड के ऊपर जाएगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पर किसमें चेंज हो जाएगा, सोडियम में। यहाँ तक समझ आएगा, ठीक है। और एनोड, एट एनोड क्या लिखोगे, अब एट एनोड क्या लिखोगे, जो Cl नेगेटिव था, Cl नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा भाई, एनोड की तरफ। तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, और किसमें चेंज हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल। देखो क्या होता है, कैटायन और एनायन तो समझते हो, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे वो कैटायन, गेन करे वो एनायन।
फ्री रेडिकल प्लस वन में आता था कि जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर बच जाता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा था, 8 हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन किसमें थे? पेयरिंग में थे। अगर वो 8वां इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया तो इसके पास कितने बच गए? 7। इसका मतलब वो 7वां इलेक्ट्रॉन क्या बच गया? अनपेयर बच गया। जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं? हमें फ्री रेडिकल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? प्राइमरी चेंज। बताया था ना अभी, अपने से अपोजिट पोलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, न्यूट्रलाइज हो। न्यूट्रलाइज तो हो गया, लेकिन ये Cl फ्री रेडिकल अनस्टेबल है क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं रहना चाहता। तो क्या करेंगे? ये दो Cl फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। अगर भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दे और मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूं तो यहाँ पर क्या बना देंगे? Cl2 गैस। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? सेकेंडरी चेंज। ये था मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन कंफ्यूजन कब आता है? जब हम एक्वस NaCl देखते हैं। तो देखो अब तुम्हारे पास यही क्वेश्चन रहेगा कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, लेकिन अब आपको क्या लिख दिया जाएगा? एक्वस NaCl। तो एक्वस का क्या मीनिंग होता है? किसी चीज को हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। जब किसी को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसका क्या नाम हो जाता है? एक्वस। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, मैं फिर से वही डायग्राम बना देता हूं। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये हमने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो तुम्हारी फर्स्ट लाइन तो वही होगी ना कि वी नो दैट व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वस NaCl, देन NaCl भी आयन बनाएगा। कौन से? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और जो पानी है वो भी तो आयन बनाएगा। कौन से? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इन दोनों आयन में से, इन दोनों कैटायन में से कैथोड के ऊपर कौन जाएगा और इन दोनों एनायन में से एनोड के ऊपर कौन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आते हैं रूल। एक तो हमें सिर्फ ये समझना है कि मूव कौन करेगा। साइंस की भाषा से तो फिर से रट्टा मारते रहेंगे। ठीक है, साइंस की भाषा में इन्होंने चाहे बेशक 2 रूल दे रखे हो, लेकिन हम सिर्फ एक ही रूल बनाएंगे। पहले देसी भाषा में हो, देखो क्या है, अन्य सोडियम तो एक मेटल था और सबको पता है कि मेटल तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहती है, लेकिन हाइड्रोजन क्या था? नॉन मेटल था। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहती बल्कि गेन करना चाहती है। अब मान लो 2 आदमी हैं जिनके पास चीजें हैं, कुछ चीज है, एक आदमी उस चीज को देना चाहता है, हमने वो चीज ले ली, और एक से हम छीन के लाते हैं। ठीक है, और वो दोनों चीजें एक जगह पर रख दी। क्या लगता है कि पहले भाग के कौन आएगा उस चीज को लेने के लिए वापस से, जिससे हमने छीनी थी? ठीक है, क्योंकि जो डोनेट करना चाहता था वो तो डोनेट करने के बाद स्टेबल हुआ ना। तो यहां पर क्या बोल दोगे कि ये तो मेटल है, ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहती थी, पहले गेन कौन करना चाहेगी? नॉन मेटल। तो यहां पर इसका रूल साइंस की डेफिनेशन में कैसे लिख देंगे? द मूवमेंट ऑफ आयन डिपेंड अपॉन द नेचर। ठीक है, नंबर 2, एक देखो यहां पर अगर एनायन की बात आए, एक तो अकेला आदमी भागे और एक 2 आदमी हाथ पकड़ के भागे, कौन सा ज्यादा भागेंगे? अकेला आदमी भागेगा। तो यहां पर तुम क्या देख लोगे कि जो एनायन है वो किसके ऊपर जाएगा? एनोड के। समझे? तो यहां पर जो है ये जो कितना कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कितना कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जितना ज्यादा लॉस और गेन करने की टेंडेंसी होगी, जितना ज्यादा लॉस करेगा उतना जल्दी कहां पर जाएगा? एनोड पे जाएगा। और जितना जल्दी गेन करेगा वो किसके ऊपर जाएगा? कैथोड पर। और ये जो गेन और लॉस करने की टेंडेंसी होती है उसी को क्या बोलते हैं? हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सीधे सीधे यही बोल दो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। याद रख, समझ में गया? ठीक है, तो यहां पर अगर ये चीज समझ में आ गई तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में एट कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन लिखोगे? कैथोड के ऊपर कौन सा कैटायन जाएगा? Na पॉजिटिव या H पॉजिटिव? H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव क्या करेगा?
एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें चेंज हो जाएगा, H फ्री रेडिकल में। ये कौन सा चेंज होता है खाने, प्राइमरी चेंज हो गया। फिर क्या करोगे, ये जो H फ्री रेडिकल है वो दो कंबाइन करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी चेंज हो गई। कैथोड पे, एनोड पे सेम ही थी, अब ये भी करवाई थी कि Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl फ्री रेडिकल और फिर क्या बना देंगे वो Cl2 गैस। याद हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है, उससे क्या है कि तुम्हें यूनिट में मजे आने लग जाएंगे कि इस यूनिट का हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है, ये पता चल जाएगा। वो क्या है कि अभी तक मैंने कोई इलेक्ट्रोड का जिक्र नहीं किया है कि ये इलेक्ट्रोड मैं किसकी ले रहा हूं। हाँ, दिमाग में ये है कि कोई मेटल होगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती होगी, लेकिन ये प्लेटिनियम है कि कॉपर है कि क्या है, अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। तो यहां पर इलेक्ट्रोड की नेचर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कैसे, मान लो मैं तुम्हें CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस पूछ लेता, अभी कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस बताओ। इतना तो समझ में आएगा कि भाई जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये किसके ऊपर जाएगा, कैथोड पे, किसमें चेंज हो जाएगा, Cu में। और ये किसके ऊपर जाएगा, एनोड पे, किसमें चेंज हो जाएगा, SO2 गैस में। इतना तो समझ में आ गया। ये कब होता है, जब हम ये इलेक्ट्रोड लें एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर को छोड़कर, चाहे वो तुम सिल्वर लो, गोल्ड लो, प्लेटिनियम लो, कोई भी मेटल लो, लेकिन कॉपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कॉपर की ही मेटल ले लें तो क्या चेंजमेंट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। इफ वी टेक द इलेक्ट्रोड ऑफ सेम मेटल whose electrolysis are done by passing the electricity, जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, जिस मेटल साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, अगर उसी मेटल की इलेक्ट्रोड ले ली ना, तो देखो क्या चेंजमेंट होता है एट कैथोड। कैथोड के ऊपर तो क्या होगा कि ये Cu2 प्लस ही डिपॉजिट होगी। कैसे, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी और किसमें चेंज हो जाएंगी, Cu में। लेकिन एट एनोड, एनोड पे क्या देखोगे कि ये जो SO4 2 नेगेटिव है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करते क्या होगा कि ये जो कॉपर है वो यहां पर खुद डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और क्या कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। मतलब SO4 2 नेगेटिव यहां पर डिपॉजिट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि ये जो कॉपर की हमने इलेक्ट्रोड ली थी ना, वो खुद दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसमें चेंज हो जाएगी, Cu2 प्लस। ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। अब इसको तुम इस मेथड से समझ सकते हो कि भी देखो यहाँ पर ये Cu2 पॉजिटिव डिपॉजिट होते रहे, इसमें Cu2 पॉजिटिव की कमी होगी ना, ठीक है, और SO4 2 नेगेटिव की हो गई, ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये Cu जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसमें चेंज हो जाएगी, Cu2 प्लस, ताकि इसकी और इसकी अमाउंट सेम रहे। सुना गया। तो ये इसके अंदर डिसॉल्व होती रहेगी, डिसॉल्व ही हो रही है किस्म से, और ये Cu2 प्लस इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो तो क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, थिन होती जाएगी, और ये इलेक्ट्रोड क्या होती जाएगी, थिक, मोटी होती जाएगी। ठीक है, अब सुनो इस यूनिट का हमारी डेली लाइफ में फिर यूज क्या होगा। हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो तो इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे, जैसे कि मान लो कोई लोहे की चीज है तुम्हारे पास, लोहे की चैनी है, उसको तुम सोने की बनाना चाहते हो, कैसे बनाओगे, इसी तरीके से कि यहाँ पर तो हमने लोहे की चैन लगा दी, सोने का यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया, और गोल्ड का ईटे ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले ली। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो Au है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज करते हैं। एक मेटल को प्यूरिफाई करने में भी इसका यूज करते हैं। प्यूरिफाई कैसे, मान लो कॉपर को भी प्यूरिफाई कर रहे होते हो तुम, तो यहाँ पर ये तो क्या लोगे, प्योर कॉपर, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या लोगे तुम्हें, प्योर, और जो ये कॉपर है ना वो ले लोगे तुम्हें इम्प्योर। तो मैंने क्या बताया था कि CuSO4 का जब तुम सॉल्यूशन लोगे तो Cu2 पॉजिटिव इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, इसमें Cu की कमी होगी। तो ये इम्प्योर कॉपर में क्या क्या होंगे, एक तो कॉपर होगा और दूसरी
इम्प्योरिटी होगी, तो जो इम्प्योरिटी है वो तो नीचे बैठ जाएगी और जो कॉपर था वो किसमें चेंज हो जाएगा Cu2+ में, जो कि इसके ऊपर बाद में डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो ये था तुम्हारे पास आज का टॉपिक है कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवाते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेना कि वो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करवा रहा है, बाय यूजिंग द सेम मेटल करवा रहा है या बाय यूजिंग द डिफरेंट मेटल एज एन इलेक्ट्रोड करवा रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेगा तो यहाँ पर क्या आएगा SO4 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके SO2 गैस में। अगर सेम मेटल ले रहा है ना, क्या होगा, वही मेटल तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगी और वही मेटल दूसरी इलेक्ट्रोड से डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्मेशन करेगी। ये समझ आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। कल हम करवाएंगे कि ये जो मास है वो कितना तो इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और अगर हम मेटल चेंज कर देते हैं तो मेटल चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीजें करवाएंगे हमें नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।